हेलो गाइस। आज हम पढ़ेंगे फिज़िक्स का चैप्टर जो कि क्लास 9th का हमारा है, वर्क एनर्जी एंड पावर। तो देखिए, इस चैप्टर में हम तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला है हमारा वर्क, दूसरा है एनर्जी और तीसरा है हमारा पावर। तो आइए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस चैप्टर को उनके चांद चार लगा दिए थे। तो देखिए, जो आपको ये पहले साइंटिस्ट दिखाई दे रहे हैं, ये हैं हमारे जेम्स, जिन्होंने क्या किया था। आपने जेम्स वॉट का नाम सुना होगा। इनके ऊपर एक हमारी ऐसा यूनिट भी है जो कि है हमारी पावर की ऐसा यूनिट। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पावर के ऊपर बहुत सारी, पावर क्या होती है बेसिकली मैं आपको अगर बताऊं तो पावर हमारी होती है किसी भी कार्य को, उसकी रेट ऑफ डूइंग वर्क को से हम पावर कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपने कितने टाइम में कितना वर्क किया, उसे हम क्या कहेंगे, पावर। तो इसका फॉर्मूला क्या है, पावर इक्वल वर्क अपॉन टाइम। तो जो हमारे जेम्स वॉट थे, उन्होंने पावर की फील्ड में बहुत सारी डिस्कवरीज की थी, तो इसलिए हम उनके ऊपर एक ऐसा यूनिट दी थी जिसका नाम है वॉट। अब हम जानते हैं वर्क क्या है। देखिए, जो वर्क का मतलब हमारा रियल लाइफ में क्या होता है, कोई कार्य करना। पर फिज़िक्स की डेफिनेशन में अगर हम वर्क देखें तो वर्क हमारी डेफिनेशन यह है, जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को, मान लीजिए मेरे पास ये बॉक्स है और मैंने इसे पुश किया, मान लीजिए 1 न्यूटन फोर्स से, और इसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कर दिया, तो हम उसे क्या कर देंगे, इसमें वर्क हुआ है। तो अगर मैं आपको डेफिनेशन बताऊं तो हम क्या कह सकते हैं, वर्क इज सेड टू बी डन इफ व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी प्रोड्यूसेस अ डिस्प्लेसमेंट इन इट। मतलब क्या है, मान लीजिए हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को उसे फोर्स दी 1 न्यूटन की और उसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो वो क्या हो गया, उसका वर्क। अब एनर्जी क्या है, अब देखिए किसी भी कार्य को करने की क्षमता, उसे क्या कहेंगे, एनर्जी। सो एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी, द एबिलिटी और कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो आपने ये तीन चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ ली है। चलिए हम इस चैप्टर को अब शुरू करने चलते हैं। तो हमारा चैप्टर अब शुरू होता है। आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। देखिए, आज का कंटेंट है हमारा कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे वर्क क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। वर्क की डेफिनेशन पढ़ने वाले हैं। वर्क डन बाई एन ऑब्लिक फोर्स, वर्क डन, मान लीजिए कोई एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर कैसा वर्क डन होगा, हम वो पढ़ने वाले हैं। और पॉजिटिव वर्क डन, ज़ीरो वर्क डन और नेगेटिव वर्क डन, ये क्या होता है। देखिए, पॉजिटिव वर्क डन क्या है, मान लीजिए कि आपने ये बॉक्स है और इधर आपने फोर्स दी, तो इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो हमारा क्या है, पॉजिटिव वर्क डन है। और मान लीजिए जीरो वर्क डन क्या है, जब हमारा थीटा का एंगल 0 हो जाए, मतलब कॉस थीटा। अब मैं अभी बताऊंगा ये कॉस थीटा मतलब ये कहाँ से आ रहा है। तो हमारा जे अगर कॉस थीटा की वैल्यू हमारी 90 आ जाए तो हमारा वर्क डन 0 होता है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे अभी आप। और नेगेटिव वर्क डन क्या है, देखिए नेगेटिव वर्क डन, अगर आपने मान लीजिए फोर्स तो दी पर अपोजिट, इस तरफ आपने फोर्स दी थी और इस तरफ आपका वर्क डन हुआ है, तो अपोजिट डायरेक्शन में जब वर्क डन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव वर्क डन। जैसे कि मैं आपको फ्रिक्शन का केस दूँ, मान लीजिए एक इंक्लाइंड प्लेन है, मैंने एक बॉल को इससे रोल कर दिया, तो ये जा तो इस तरफ रही है पर जो फ्रिक्शन लग रही है वो अपोजिट साइड में लगेगी, तो ये हमारा क्या है, नेगेटिव वर्क डन का एग्जाम्पल है। अब फिर हम पढ़ेंगे एनर्जी क्या होती है, मतलब किसी भी कार्य को करने की क्षमता। फिर हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। अब देखिए, पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या होता है, किसी भी बॉडी अगर वो बैठी भी है तब भी उसमें एनर्जी लगती है, अगर वो लेटी है तब भी एनर्जी लगेगी। अगर मैं आपको आसान शब्द में बताऊं तो कोई भी एनर्जी, उसकी जो पोजीशन है वो, या चाहे वो ग्राउंड से अबव हो या चाहे वो ग्राउंड पर हो, तो उसे हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारी ज़मीन से 5 मीटर दूर है, मतलब हाइट पे, तो ये इसकी क्या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है।
और दूसरी हमारी एक एनर्जी होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए अभी आप बैठे हैं, मेरा लेक्चर देख रहे हैं, तो आपको बैठने में भी एक एनर्जी लगती है, उसे हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या है? किसी भी बॉडी का उसकी कॉन्फ़िगरेशन या शेप को मेंटेन करने में जो मदद करे, हम उसे कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आप पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कुछ जान चुके होंगे। फिर हम बाद में क्या पढ़ने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। देखिए, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो किसी भी मूविंग बॉडी के पास पाई जाएगी, ये कभी भी स्टेशनरी या रेस्ट ऑब्जेक्ट के पास नहीं मिलेगी। इसका काइनेटिक एनर्जी का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊं तो ये हमारा होता है 1/2 mv²। अब देखिए यहाँ पे ये 1/2 तो हमारा एक कांस्टेंट है, और जो हमारा m है वो हमारा मास है। क्या है? मास। और जो हमारी v है वो हमारी क्या है? वेलोसिटी। आप काइनेटिक एनर्जी के बारे में आपने कुछ जाना है। अब फिर हम बाद में पढ़ेंगे पावर क्या है। किसी भी कार्य को आप कितने समय में करते हैं उसे हम कहते हैं पावर। अब देखिए, पावर के बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। आपने सुना होगा कि जो हमारी एनर्जी होती है ना ही वो क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय, पर हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। जैसे कि मान लीजिए आपने खाना खाया, वो कौन सी एनर्जी थी? केमिकल एनर्जी। और आपने उसे यूज़ कर लिया, तो आपने उस एनर्जी को कैसे यूज़ किया? आपने वर्क डन में किया, मतलब मैकेनिकल एनर्जी में आपने भी काम कर लिया। तो ये क्या हुआ? ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी हुआ है सिर्फ। फिर हम इसके बाद पढ़ेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी, जो हमारा इससे ही रिलेटेड है, वो हम पढ़ेंगे अभी। अब फिर हम लास्ट टॉपिक है हमारा सिंपल पेंडुलम में हमारा कैसे जो एनर्जी होती है वो चेंज होती है। मान लीजिए सिंपल पेंडुलम मैंने इस तरफ लाया और इससे मैंने छोड़ दिया, तो इस तरफ आएगा, फिर से इस तरफ आएगा, तो ये घूमता जाएगा। जब ये हमारा इस तरफ हो जाएगा तो ये क्या है? इसका हमारी पोटेंशियल एनर्जी इसकी सबसे ज़्यादा हाई होती है। और जब ये बीच में होगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी कैसी होगी? ज़ीरो। पर जब हमारा ये मूव कर रहा होगा उस समय जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो हमारी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी के पास होती है और पोटेंशियल एनर्जी किसी भी रुकी हुई बॉडी के पास होती है। तो चलिए हम इस चैप्टर को अब शुरू कर देते हैं। तो देखिए, वर्क क्या है। अगर मैं आपको बताऊं, जो वर्क है इज़ द कैपेसिटी वर्क क्या? आपने 1 न्यूटन फोर्स दिए किसी भी ऑब्जेक्ट को और उसने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट उसने क्या किया? कवर कर लिया। तो हम उसे क्या कहेंगे? उसने वर्क डन किया है। अब देखिए, वर्क का फॉर्मूला क्या है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। मान लीजिए मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ और देता हूँ कि मान लीजिए आपके पास आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाई 20 न्यूटन, और जो हमारी डिस्प्लेसमेंट है उसने क्या कर दिया? 5 मीटर उसने डिस्प्लेस हो गया। तो हम अब हम इसे कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिए हम क्या करेंगे, हम सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे 20 न्यूटन मल्टीप्लाई बाय 5 मीटर। तो ये हमारा कितना आएगा? 100 न्यूटन पर मीटर। ओके, सो आई होप आप वर्क समझ गए होंगे। अब देखिए, वर्क की हमारी जो ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है? इसकी ऐसा यूनिट होती है हमारी जूल। क्या होती है बच्चों? वर्क की ऐसा यूनिट जूल। अब हम आगे बढ़ते हैं। आप एग्जांपल ले लीजिए किसी भी वर्क डन का। जैसे कि मान लीजिए आप इस इमेज में देख सकते हैं कैसे जी हमारा एक जो हॉर्स है उस तांगे को आगे ले जाता है। तो ये हमारा क्या एक वर्क डन का एग्जांपल है। अब हम दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई हमारा ये मैन है, ये सीढ़ियों के ऊपर क्लाइंब कर रहा है, तो ये भी हमारा एक वर्क डन का एग्जांपल है। इसने फोर्स दी तो ये आगे बढ़ रहा है, मतलब आगे डिस्प्लेस कर रहा है, तो इसमें ये क्या है? इसमें वर्क डन होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये एक एग्जांपल था, ए मैन क्लाइंबिंग द स्टेयर डज वर्क डन। अब देखिए तीसरा एग्जांपल क्या है हमारा। मान लीजिए कोई कार है हमारी, वो मूव कर रही है किसी हाईवे पर, तो उसने क्या किया? फोर्स तो उस पर लगी रही है। कौन सी फोर्स लग रही है? फ्रिक्शन फोर्स लग रही है। और कैसी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में। तो वर्क डन भी इसका आगे, और ये डिस्प्लेस भी हो रही है। फोर्स भी लग रही है और डिस्प्लेस भी हो रही है।
तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा डायरेक्शन भी लग रहा है। अच्छा, हमारा कुछ ऐसा केस भी बनता है कि हमारा जब वर्क डन नहीं माना जाता है। वो दो केस कौन से हैं? जब मान लीजिए ये हमारा एक फोर्स का एंगल बन रहा है इस तरफ, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट का एंगल बन रहा है। तो जो हमारा एंगल बना है इस एंगल को हम कहते हैं थीटा। अब ये देखिए थीटा क्या है। थीटा हमारा कुछ नहीं है, बस हमारा एक, जैसे आपने एक्स पढ़ा होगा मैथ में, हम एक्स यूज़ करते हैं, वैसे ही हम फिजिक्स में एक थीटा होता है, उस टाइम एंगल डिनोट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा एंगल बन रहा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, अगर ये हमारा कॉस थीटा, अगर हमारा कॉस थीटा 90 हो जाए तो हमारा जो वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब आप कहेंगे इसका रियल लाइफ में क्या यूज़ है हमारा। मान लीजिए आपका जो डोर है, आप अपने डोर को सीधे परपेंडिकुलर आप फोर्स डालिए। जब आप परपेंडिकुलर फोर्स डालेंगे ना ही वो आगे बढ़ेगा ना ही वो पीछे बढ़ेगा, तो इसमें क्या वर्क डन हमारा क्या हो रहा है, एकदम 0। अब दूसरा केस हमारा यही बनता है कि आपने किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स तो दी पर उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया। जैसे कि मान लीजिए दीवार है, आपने उसे धक्का मारने का बहुत प्रयास किया पर वो दीवार आगे बढ़ी ही नहीं। तो इसमें क्या हुआ, हमने फोर्स तो दी थी पर डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पाया, तो जो वर्क डन है हमारा क्या होगा, 0 होगा इस केस में। सो आई होप आप ये दो केस समझ चुके होंगे। अब चलिए हम दूसरे के, अब हम पढ़ते हैं कि a body dropped from a height falls towards the earth. It indicates that the earth exerts a force of attraction called gravity on the body. The gravitational force does work in the pulling the body towards it. अब ये देखिए इस स्लाइड में लिखा है कि आपने कोई ऑब्जेक्ट को पकड़ा हुआ है और आपने उसे छोड़ दिया, फ्री फॉल कराया, तो क्या होने वाला है, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा वो नीचे गिर जाएगा। और क्यों नीचे गिर जाएगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के कारण, जो कि क्या करता है, ग्रेविटी उसे नीचे खींचेगी और जो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी वो नीचे आ जाएगी। तो इससे क्या, इसे क्या कहेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आप ये समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं क्या, वर्क को और डिटेल में। जो वर्क है is said to be done scientifically when a force applied on a body reduces a motion in it. मान लीजिए वर्क हम कब कहेंगे, जब आपने उसे फोर्स दी और उसने डिस्प्लेसमेंट कर लिया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा। बस इतना ही इसमें लिखा था। अब हम आगे बढ़ते हैं कि जो वर्क डन होता है इन अ मूविंग बॉडी इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स exerted on a body and the distance moved by the body in the direction of force। मतलब क्या है कि या हम इसे इस प्रकार से कह दें, आपने वर्क डन का फॉर्मूला यहाँ पर सिर्फ बताया गया है, जो कि क्या है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। ये हमारा किस केस के लिए, पॉजिटिव वर्क डन के लिए। और नेगेटिव वर्क डन के लिए हम क्या कहेंगे, वर्क डन इक्वल टू -F इंटू एस। ये हमारा कौन सा केस के लिए, नेगेटिव वर्क डन के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं, जब एंगल बन रहा होता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो हम उसका वर्क डन कैसे निकालें, तो इसका फॉर्मूला है हमारा वर्क डन इक्वल्स टू F(s) cos थीटा। अब देखिए हमारी cos थीटा की कुछ स्पेसिफिक वैल्यूज़ होती हैं, जैसे कि हमारी cos 0 है, cos 30 है, cos 45 है, cos 60 है, cos 90 है। तो जिसमें से अगर cos 90 की वैल्यू हमारी 0 होती है, cos 0 की वैल्यू हमारी 1 होती है, cos 30 की वैल्यू हमारी √3/2 होती है, और cos 45 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 0.71, और जो हमारी cos 60 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0.866। सो अब अगर आपको ये वैल्यूज़ याद हैं तो आपको क्वेश्चन सॉल्विंग करने में हेल्प करेंगी और ये आपको 10th क्लास में भी काम आएंगी। सो आई होप आप इन फॉर्मूला को याद कर लेंगे। हम आगे बढ़ते हैं कि वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है या एक वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे अगर देखा जाए वर्क हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि पर आपको एक डाउट क्लियर मैं करता हूँ। वर्क के पास वर्क का फॉर्मूला कहता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
जिसमें कि जो फोर्स है और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी है, फिर भी जो हमारा वर्क है वो कैसा है, एक स्केलर क्वांटिटी। ऐसा क्यों? मान लीजिए आपने कहा, मैंने आपसे पूछा कि आपने कितना वर्क किया, तो आप कहेंगे मैंने किया 20 जूल वर्क। आप ये नहीं बताएंगे कि आपने किस डायरेक्शन में वर्क किया, आप तो ये बता देंगे मैंने 20 जूल वर्क किया है, 30 जूल वर्क किया है, सो ETC आप इसे बताएंगे, पर आप डायरेक्शन तो इसमें मेंशन नहीं करते हैं। तो इसलिए जो हमारा वर्क है वो कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। अभी देखिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी क्या होती हैं। जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड क्या है? जैसे कि कोई चीज़ उसके पास खाली सिर्फ और सिर्फ वैल्यू हो, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सो ऑन। और जो हमारा डायरेक्शन क्या होता है, जैसे कि नॉर्थ ले लो, ईस्ट ले लो, साउथ ले लो, वेस्ट ले लो, ये हमारी सभी डायरेक्शंस होती हैं। उसमें हमारा स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमारा क्या होता है, मैग्नीट्यूड पाया जाएगा स्केलर क्वांटिटी में। पर जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें आपको मैग्नीट्यूड भी मिलने वाला है और डायरेक्शन भी मिलने वाली है। तो यही हमारे दो केस पाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जो वर्क कैन बी पॉजिटिव और जीरो और नेगेटिव। तो देखिए जो हमारा कोई वर्क डन होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी वर्क डन हो सकता है। तो देखिए नेगेटिव वर्क डन होता है उसका मतलब ये होता है कि आपने फोर्स तो दी पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो गया है। जैसे ही मान ली फोर्स तो मैंने इस तरफ दी थी राइट डायरेक्शन में, पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो हमारा किस डायरेक्शन में हुआ है, लेफ्ट डायरेक्शन में। ये हमारा सिर्फ एक ही केस होता है जो कि हमारा फ्रिक्शन का केस बनता है। ओके, देखिए फ्रिक्शन क्या है, एक ऐसी फोर्स है जो क्या करती है, अपोज करती है रिलेटिव मोशन को। मान लीजिए आपके पास एक स्मूथ कैरम बोर्ड है, आपने कैरम बोर्ड खेला होगा और उसके ऊपर आप पाउडर डालते हैं। पाउडर क्यों डालते हैं? इसका सरफेस कैसा होता है, स्मूथ। और जितना ज़्यादा हमारा सरफेस स्मूथ होगा उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, फ्रिक्शन होगी। तो आप जैसे हिट करते हैं तो क्या होती है, फ्रिक्शन हमारी कम होती है और ये हमारा मूव कर जाता है। तो यही हमारी एक फ्रिक्शन है जो क्या करती है, किसी भी चीज़ को आगे बढ़ने में मदद करती है। हमारी फ्रिक्शन के कुछ घाटे भी होते हैं और कुछ फ़ायदे भी। जैसे कि जो फ्रिक्शन है हमें लिखने में मदद करती है, पर इसका एक घाटा यही है, जब हम चलते हैं तो जो हमारे शूज़ होते हैं उसके जो आपने देखे होंगे जो हमारे हुक्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वो थोड़े से फटने लगते हैं। तो इसके बहुत सारे घाटे भी होते हैं जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर या कभी और डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम वर्क एनर्जी पावर पढ़ते हैं। देखिए जो हमारी वर्क की ऐसा यूनिट होती है वो क्या होती है, जूल होती है। अब देखिए अगर मैं आपसे पूछूं एक जूल होता क्या है, अगर मान लीजिए आपने 1 न्यूटन फोर्स दिया और 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उसे हम क्या कहेंगे, 1 जूल। ठीक है, तो अगर डेफिनेशन में कहना चाहूँ तो 1 जूल इज़ द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन 1 न्यूटन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी डिस्प्लेसेस इट थ्रू 1 मीटर। मतलब क्या है, 1 जूल हम तब कहेंगे जब आपने 1 न्यूटन मीटर डिस्प्लेसमेंट दिया हो और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया हो। सॉरी, आपने 1 न्यूटन फोर्स दिया और वो 1 मीटर डिस्प्लेस हो गया, उसे हम क्या कहेंगे, वो 1 जूल है। ठीक है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं CGS यूनिट क्या है वर्क की। अभी देखिए CGS क्या है, CGS का मतलब होता है सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड। ये हमारी CGS की फुल फॉर्म है, सेंटीग्रेड ग्राम सेकंड। अब जो हमारी CGS यूनिट होती है वो वर्क की वो होती है अर्ग। अब जैसे कि हमारी वर्क की आपने जो हम पढ़ते हैं नॉर्मल ऐसा यूनिट, वो तो हमारी क्या है, जूल है। क्या है, जूल। पर जो हमारी वर्क की ऐसा यूनिट है वो हमारी क्या है, अर्ग है। किसमें, CGS यूनिट में। सो आई होप आप दोनों ही ऐसा यूनिट याद रखेंगे। अभी देखिए जो 1 जूल होता है हमारा कितना बराबर होता है, 10⁻⁷ अर्ग्स। ओके, या हम कह सकते हैं जो 1 अर्ग होता है हमारा 10⁻⁷ जूल होता है। मतलब क्या, 1 जूल हमारा क्या था, 10⁻⁷। मैं अच्छे से लिखता हूँ, 1 सेकंड। जो हमारा 1 जूल होता है वो हमारा 10⁻⁷ अर्ग होता है। और अगर मैंने इस अर्ग को इस तरफ ले आया तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 10⁻⁷ इक्वल हमारा इतना जूल था, ये हमारा अर्ग बन जाएगा। सो ये हमारा बेसिक सा फंडा है, आप समझ चुके होंगे। अब आगे बढ़ते हैं कि फॉर वर्क टू बी डन बोथ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट मस्ट बी प्रेजेंट इन बॉडी।
अगर मान लीजिए आपको अगर वर्क डन करना है तो आपको फोर्स की भी ज़रूरत पड़ने वाली है और डिस्प्लेसमेंट की भी। अगर ये दोनों चीज़ों में से एक भी नहीं है तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमारा वर्क डन नहीं होगा। तो इसमें अगर इसमें से एक भी चीज़ प्रेजेंट नहीं है तो हमारा वर्क डन नहीं होने वाला। दोनों ही चीज़ें हमें क्या होनी चाहिए, प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी हमारा जो वर्क डन होगा वो होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फोर्स दिया है, जैसे कि मान लीजिए आप स्लाइड में देख सकते हैं, जो हमारा एक आदमी है वो दीवार को धक्के मार रहा है, पर इससे क्या हो रहा है, वो फोर्स तो दे रहा है पर जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है वो नहीं हो पा रहा है, तो इसमें क्या होगा, वर्क डन नहीं माना जाएगा। अब पर मान लीजिए इसने क्या किया, इसने इस बुक को गिराया तो ग्रेविटी ने क्या किया, इसे नीचे खींचा। अब देखिए वेट का फॉर्मूला क्या होता है, mg, ठीक है, और इसने कुछ हाइट से नीचे गिराया होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, h। तो इसी को अगर मैं वेट को काट के अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर दूं तो mgh बन जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारे कुछ एग्जाम्पल वर्क डन के ऊपर। मान लीजिए हमारा एक मैन होल्डिंग अ बुक विद हिज हैंड इन अ स्टेशनरी पोजीशन डज नॉट एनी वर्क सिंस द वेट ऑफ द बुक एक्टिंग हिम ऑन डज नॉट प्रोड्यूस एनी डिस्प्लेसमेंट। इसने क्या किया, हमारा कोई भी इसमें वर्क डन नहीं हो रहा था, इसने कोई भी बुक पकड़ा था तो कोई भी वर्क डन नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए इसने ये तो ऐसे ही खड़ा है, अब बुक इसने कैसे पकड़ी है, कुछ इस डायरेक्शन में। तो मुझे आप ये बताइए इसमें एंगल कितना बन रहा है, ये बन रहा है 90 डिग्री। और अभी मैंने आपको बताया था अगर cos 90 हमारा अगर आ जाए तो हमारा उसकी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। ठीक है, अगर cos 90 0 है तो हमारा वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं दूसरा केस, ये वॉल वाला केस, जिसमें हमारी फोर्स तो दी जा रही है और उसमें डिस्प्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है। वही हमारा क्या है, उसमें वर्क डन 0 है। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि वर्क डन कब 0 होने वाला है। अब हम पढ़ते हैं वर्क डन बाय एन ऑब्लिक फोर्स। अच्छा, मान लीजिए एक हमारी फोर्स F है, इज रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या होता है, किसी भी एंगल का अगर आप उसकी कुछ क्वांटिटी के साथ रिलेशन रख देते हैं तो उसे कंपोनेंट कह देते हैं। जैसे कि मान लीजिए फोर्स का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है और हमारा डिस्प्लेसमेंट का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो जो एंगल बनेगा हम उससे कहेंगे एंगल ऑफ कंपोनेंट, मतलब या हम इसे थीटा भी कह देते हैं शॉर्ट टर्म्स में। अब हम पढ़ेंगे जो फोर्स हमारी साइन थीटा लग रही है किसी भी वर्टिकल डायरेक्शन में, वो हमारी डिस्प्लेसमेंट नहीं कराती है किसी भी डायरेक्शन में, पर जो हमारे वर्क डन बाई द कंपोनेंट साइन थीटा वो क्या होता है, 0। सॉरी, यहाँ पर साइन थीटा नहीं होगा, यहाँ पर होगा कॉस थीटा। आप इसे काट के कॉस थीटा कर लें। पर अगर आपने वर्टिकल हमारा जो हॉरिजॉन्टल वर्क डन हो रहा है उसमें तो कॉस थीटा लगता है, पर जो वर्टिकल वर्क डन होता है उसमें साइन थीटा लगने वाला है। तो इस केस में ये बात सही है। अब देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जो वर्क डन के हमारे 3 फॉर्मूले हैं। पहला फॉर्मूला क्या था, वर्क डन इक्वल Fs। अगर वर्क डन ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला क्या था, जब वर्क डन हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में होने लगे तो हम उसे कहेंगे F इंटू माइनस एस। माइनस एस क्यों लगाया, क्योंकि इसमें जो वर्क डन है वो क्या हो रहा है, नेगेटिव, मतलब तो नेगेटिव साइन लगा दो, सिंपल सी बात। और अगर जो हमारा वर्क डन किसी एंगल में बन रहा है तो उसका फॉर्मूला क्या है, F इंटू एस कॉस थीटा। सो आप आई होप आप तीनों फॉर्मूला याद कर लेंगे। अब हम पढ़ते हैं पॉजिटिव, 0 और नेगेटिव वर्क डन। मान लीजिए हमारा जो वर्क डन है इस पॉजिटिव इफ द फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ इट्स मोशन। हमारा वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, जब मैंने उस तरफ ही फोर्स दी और उस तरफ ही डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो हमारा वर्क डन कैसा हुआ, एकदम पॉजिटिव। मतलब जो cos 0 की वैल्यू बनेगी वो कितनी आएगी, 1 आएगी, और ये 1 क्या है, हमारा पॉजिटिव है, तो क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन। सो आई होप आप मैथमेटिकली भी समझ गए होंगे। अब हम पढ़ते हैं नेगेटिव वर्क डन क्या होता है। नेगेटिव वर्क डन बच्चों क्या है, अगर cos 180 जो हमारा जो एंगल बन रहा है वो हमारा स्ट्रेट एंगल बन जाए, मतलब 180 डिग्री, तो cos 180 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, -1। अब ये माइनस लग रहा है तो ये हमारा क्या बन गया, नेगेटिव वर्क डन। बस इतनी सी बात थी इसमें। अब हम पढ़ते हैं जो हमारा वर्क डन है वो 0 कब होगा,
अगर हमारा फोर्स और एंगल के बीच में जो एंगल बन रहा है अगर वो 90 डिग्री बन रहा है तो cos 90 हमारा अगर 90 डिग्री बन रहा है तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा हमारा 0 हो जाएगा। बस ये 3 केस आपको याद रहने चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल। जो वर्क डन होता है किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन एक्ट ऑन अ सैटेलाइट इज 0 बिकॉज द फोर्स एक्ट परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ सैटेलाइट। क्या कहा इसने, मान लीजिए हमारी एक अर्थ है, इसके अराउंड एक सैटेलाइट अराउंड रिवॉल्व कर रही है, नासा की है मान लीजिए तो ये इस तरह से रोटेट करेगी। इसका जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। क्यों? क्योंकि जो हमारा जो वर्क डन होता है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये करती है कुछ इस प्रकार से। जब cos 90 हमारा 0 हो जाएगा तो वर्क डन भी हमारा कैसा हो जाएगा, एकदम 0। सो आई होप आप समझ गए होंगे ये तीनों केसों के बारे में विद एग्जांपल्स। अब हम आगे बढ़ते हैं कि सिमिलरली अगर हम जो अर्थ है वो सन के चक्कर काटती है तो भी वर्क डन हमारा क्या है, 0 है। अच्छा मैं आपको बता दूं ये ओवल और इलेप्टिकल पाथ क्या होता है। आपने देखा होगा जो ओवल होता है कुछ इस प्रकार से दिखाई पड़ता है, और जब हम दो ओवल को एक साथ मिला दें तो वो हमारा क्या बन जाता है, इलेप्टिकल पाथ बन जाता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस इलेप्टिकल ऑर्बिट का आप एरिया निकालें तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। इलेप्टिकल ऑर्बिट का फॉर्मूला निकालने के लिए हम लिखते हैं पाई इंटू में ए इंटू में बी। अब ये देखिए ये पाई क्या है, ये तो हमारा कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू कितनी होती है 22/7 जो कि सबको पता है। अब ये हमारा ए क्या है, ये जहाँ ये दोनों पॉइंट मीट करते हैं उस पॉइंट को हम एक को ए कह देंगे और दूसरा पॉइंट हमारा बी हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका एरिया निकाल लेते हैं। सो आई होप ये हमारा मैंने आपको एक्स्ट्रा बताया, ये हमारे सिलेबस से कट गया है। अब आगे बढ़ते हैं कि जब भी हम किसी बॉल को ऊपर फेंकते हैं तो वो ऊपर जाएगी तो उसका जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। पर जब ग्रेविटी उसे नीचे खींचने वाली है तो उसका वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और अगर तो ये क्या होगा, ये हमारा अपोजिट वर्क डन में काउंट हो जाएगा। ये मतलब क्या, मैंने तो ऊपर बॉल फेंकी थी तब तो वर्क डन पॉजिटिव था, और जैसे ही अर्थ ने उसे नीचे खींचा तो हमारा वर्क डन कैसा हो गया, नेगेटिव। सो आई होप आप ये पॉजिटिव और नेगेटिव वर्क डन के बारे में कुछ समझ पा रहे होंगे। अब आइए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हेन द वॉल फॉल्स बैक द वर्क इज डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्सेस पॉजिटिव सिंस इट एक्ट्स अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द वॉल। पर देखिए मेरे रेफरेंस में तो जो ग्रेविटी है नीचे आ रही है तो नेगेटिव वर्क डन होगा, पर जो ग्रेविटी नीचे खींच रही है पर उसके रेफरेंस में तो वो पॉजिटिव वर्क डन होगा। तो ये बात यहाँ पर लिखी है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, एनर्जी। हमने वर्क यहाँ पर ख़त्म किया है, अब हम मूव कर रहे हैं एनर्जी पर। सो एनर्जी क्या है, किसी भी कार्य को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। जैसे कि द अमाउंट ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क इट कैन डू व्हेन इट्स एनर्जी इज रिलीज्ड। मतलब क्या, किसी भी कार्य को करने की जो उसकी क्षमता होती है वो बराबर होती है जो जितना वो काम कर सकती है। अब ये देखिए जो हमारी एनर्जी है वो भी हमारी कैसी क्वांटिटी है, एक स्केलर क्वांटिटी है। जो एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है वो हमारी क्या होती है, जूल्स होती है। अब ये देखिए हमारी एनर्जी की, देखिए ये आपको दोनों बातें तो याद रखनी पड़ेगी, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने को तो है नहीं। अब हम पढ़ेंगे CGS यूनिट। CGS यूनिट अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, सेंटीग्रेड ग्राम सेकेंड। सो जो हमारी एनर्जी की भी जो ऐसा यूनिट है वो अर्ग है। अब हम आगे पढ़ते हैं कि जो हमारा 1 जूल होता है वो कितना होता है, 10⁷ अर्ग, जो कि हमारा वर्क और एनर्जी का सेम ही है। फिर हम पढ़ते हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। देखिए हम अपनी डेली लाइफ में अलग अलग प्रकार की एनर्जी देखते हैं। एनर्जी क्या है, किसी भी काम को करने की क्षमता। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, जब हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को एक दूसरे से मिला देते हैं तो वह हमारा मैकेनिकल एनर्जी बन जाता है। काइनेटिक एनर्जी क्या थी, किसी भी मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी पाएगी। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है, किसी भी रुकी हुई बॉडी के पास तो पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, मैकेनिकल एनर्जी। दूसरी एनर्जी हमारे पास आती है हीट एनर्जी।
मान लीजिए आपने सर्दियों में आपने बॉनफायर जलाई इस प्रकार से, तो उसमें जो एनर्जी निकलेगी वो कौन सी एनर्जी होगी? वो हीट एनर्जी होगी। साउंड एनर्जी क्या है? जिस प्रकार से मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूँ और जो मेरा माइक्रोफोन है मेरे आईपैड का, वो क्या कर रहा है? उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे रहा है। तो ये क्या हो रहा है? एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है। अब न्यूक्लियर एनर्जी क्या है? मान लीजिए मेरे पास कोई एटॉमिक बम है, तो मैंने किसी दूसरे देश पे उसे चला दिया, तो जो एनर्जी रिलीज होगी उस एनर्जी को हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियर एनर्जी। अब देखिए लाइट एनर्जी क्या है? मान लो न्यूक्लियर हमारा रिएक्शन हो गया, तो न्यूक्लियर रिएक्शन के साथ हमारी लाइट एनर्जी भी आएगी, तो वो लाइट एनर्जी है। देखिए लाइट एनर्जी का एक और एग्जांपल देता हूँ मैं। आपके जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं वो क्या करते हैं? हीट भी निकालते हैं और लाइट एनर्जी भी देते हैं। आपने बल्ब को कभी छू के देखना, तो वो थोड़ा सा गर्म लगेगा आपको, और वो लाइट तो देता ही है बल्ब। तो ये हमारा क्या है? एक हीट और लाइट एनर्जी का बेस्ट एग्जांपल है। अब हम पढ़ते हैं केमिकल एनर्जी क्या है। देखिए आपने अगर आप तो फूड खाते हैं अपने जीवन में खाना, तो हमारा जो फूड होता है उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं, जैसे कि हमारे वाइटामिन्स और फैट हो गया, लिपिड हो गया। ये हमारे क्या है? कुछ केमिकल्स हैं जो क्या क्या करते हैं? हमारे मसल्स में स्टोर हो जाते हैं और हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो ये हमारी क्या है? केमिकल एनर्जी है। अब मैग्नेटिक एनर्जी क्या है? मान लीजिए आपके पास एक मैग्नेट है जिसका नॉर्थ पोल है और दूसरी मैग्नेट का साउथ पोल है। अगर मैं एक दूसरे से इसे अट्रैक्ट करना चाहूँ, ये तो अट्रैक्ट हो जाएंगे, पर ये नॉर्थ नॉर्थ होगा तो ये दूर दूर भाग जाएंगे, मतलब क्या होंगे? रिपेल हो जाएंगे। सो आई होप अब मैग्नेटिक एनर्जी के भी बारे में समझ गए होंगे। अब मैग्नेटिक एनर्जी का हमारा एक यूज़ होता है कि मान लीजिए आपने गार्बेज देखा होगा, जो लोहे का गार्बेज होता है उसे हम क्रेन से मैग्नेट लगा के उसे इकट्ठा कर लेते हैं। तो इसका कि ये हमारा यूज़ है। अब आगे बढ़ते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। देखिए किसी भी बॉडी को उसकी शेप मेंटेन करने में, या उसकी जो हाइट पे वो किसी ग्राउंड के सरफेस से हाइट पर है तो उसे मेंटेन करने में पोटेंशियल एनर्जी का मेजर रोल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप बैठे हैं तो आपको बैठने में भी एनर्जी लगती है और सोने तक में भी एनर्जी आपको लगेगी, क्योंकि आपको अपनी शेप मेंटेन करनी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी ना हो तो आप बैठ भी नहीं पाएंगे, ना ही आप सो पाएंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी का ये काम होता है। अगर मैं आपको डेफिनेशन देना चाहूँ तो पोटेंशियल एनर्जी इज डिफाइंड एज द एनर्जी ऑफ अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। अगर किसी भी बॉडी में उसका शेप चेंज होगा या वो शेप लेना चाहती है तो उसे पोटेंशियल एनर्जी की नीड होगी। तो यही हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। हमारी दो तरह के पोटेंशियल एनर्जीज होती हैं। पहली एनर्जी हमारी ये होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरी होती है हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी कोई भी ऑब्जेक्ट की हाइट की वजह से आती है, और जो हमारी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है उसकी किसी भी अगर वो बैठा है या लेटा है तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी आती है। तो आई होप आप इन दोनों एनर्जी के बारे में समझ गए होंगे, जो कि क्या है? प्रकार है हमारे किसके? पोटेंशियल एनर्जी के। पहला क्या है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और दूसरा क्या है हमारा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ पोटेंशियल एनर्जी का, जैसे कि द रेस हैमर पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपने जो पोटेंशियल एनर्जी है मान लीजिए जो आपके पास हथौड़ा है, आपने उसे उठाया, तो उठाने के लिए आपने उसे क्या किया? उसकी शेप चेंज की और आपने उसे ऊपर लाया और फिर दोबारा मार दिया। तो उसमें क्या हुआ? जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें स्टोर हो गई, और जैसे ही आपने उसे मारा तो वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये क्या था? ये हमारा कन्वर्जन था एक। अब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं इस कंटेनर में ये हमारा वाटर इसमें भरा हुआ है किसी हाइट पे। ये मान लीजिए हाइट h पर इसमें वाटर भरा हुआ है। तो जो उसकी जो हाइट मेंटेन करके रखा है उसे हम क्या कहेंगे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा क्यों? क्योंकि जो ग्रेविटी है उसके ऊपर एक नीचे फोर्स लगाती है, और वो फोर्स कौन सी होती है? वेट फोर्स होती है। अब आप सोचेंगे वेट तो हमारा मास होता है, वजन,
पर देखिए बच्चों, जो वेट और मास में एक अंतर है। जो हमारा वेट होता है वो क्या होता है, एक फोर्स है, और वही हमारा जो मास है वो क्या होता है, हमारा वज़न नापा जाता है, जैसे कि 40 kg, 60 kg। दूसरा डिफरेंस ये है कि जो हमारा वेट होता है वो क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, वहीं जो हमारा मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। तीसरा डिफरेंस क्या है वेट और मास में, कि जो हमारा वेट है वो हमारा चेंज हो सकता है, और मास रहा है वो हमारा कांस्टेंट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप अभी मून पे हैं तो आपका मास मान लीजिए 60 kg है, और अगर आप अर्थ पे हैं तो आपका मास 80 kg है। तो जैसे ग्रेविटी चेंज होगी उसी प्रकार से मास चेंज होता रहता है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे दोबारा आते हैं। तो जो हमारी अर्थ है वो क्या करेगी, उसके ऊपर एक फोर्स लगाएगी जो कि हमारी वेट फोर्स है। तो वेट फोर्स क्या होगी, mg, मास इंटू ग्रेविटी। अब ये देखिए ग्रेविटी की जो यूनिट होती है वो यहाँ कितनी होती है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस समय स्मॉल जी को हमें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी कहते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इस पोजीशन को मेंटेन करने में जो एनर्जी लगी है उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सो आई होप आप ये समझ चुके होंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए आपके पास कोई एक स्प्रिंग है, इस प्रकार से आपने उसे स्ट्रेच किया, और स्ट्रेच करने के बाद आपने इसे रिलीज़ कर दिया, तो ये दोबारा अपनी शेप रीगेन कर लेगी। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके पास एक इलास्टिसिटी है। ठीक है बच्चों, तो उसे क्या करता है, उसे अपनी पोजीशन में आने के लिए वो चेंज भी कर सकता है और उस पोजीशन में दोबारा भी आ सकता है। तो इसी एनर्जी को हम क्या कहते हैं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो इस स्लाइड में यही लिखा है, आप पढ़ सकते हैं आप चाहें तो। अब ये देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी क्या होती है, स्टोर हो जाती है किस फॉर्म में, जब हम किसी भी चीज़ को स्ट्रेच करते हैं तब। ठीक है, ठीक है। अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी का हमारा फॉर्मूला क्या है। अगर मैं आपको डेरिवेशन करना बताऊं तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है हमारा h हाइट पे है, तो जो हमारी अर्थ है उसके ऊपर क्या फोर्स लगाएगी, वेट फोर्स लगाएगी। अच्छा बच्चों, तो जो वेट का फॉर्मूला है वो क्या है, mg है। अब वो कौन सी हाइट पे था, h हाइट पे था, तो आपको सिंपली h पुट कर देना है, और वेट को हटा के आपको सीधे पोटेंशियल एनर्जी लिख देना है। तो हमारा ये क्या हो गया, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव हो गया। सिंपल सा था। अब हम पढ़ते हैं कि जो पोटेंशियल एनर्जी है वो हमारी एक स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर। देखिए जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो हमारी हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होती है, बट इट इज़ टू बी टेकन with proper positive or negative sign depending on whether work is done against the force or by the force। जैसे कि आपको जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वैसे तो हमारी इसकी एक स्केलर क्वांटिटी है, पर हम इसके साथ पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लगा देते हैं। क्यों लगा देते हैं, जिससे हमें ये पता चले कि जो वर्क डन हो रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन में हो रहा है या फोर्स की अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है, जिससे क्या वो हमें पता चल सके। अब हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि पोटेंशियल एनर्जी होती है वो पाथ इंडिपेंडेंट होती है। मतलब कि उसे पाथ से कोई लेना देना नहीं होता। अगर वो सीधे स्ट्रेट हाइट h से जाती है, इसे ये फ़र्क नहीं पड़ता कि आप ऐसे जाके फिर आप इस हाइट पे आए। वो क्या करते हैं, वो सीधे इस पाथ को देखती है, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ। अब हम पढ़ेंगे जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इन अ राउंड ट्रिप ओवर अ क्लोज पाथ वो ज़ीरो होती है। मान लीजिए आपका कोई एक सर्कुलर पाथ है, उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारी कैसी होगी, एकदम ज़ीरो। जो पोटेंशियल एनर्जी अगर लॉस होगी तो हम उसे नेगेटिव कह देंगे, और अगर हमारी गेन हुई है तो हम उसे पॉजिटिव कह देंगे। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी हमारे राउंड ट्रिप में वो क्या होगी, प्लस पोटेंशियल एनर्जी माइनस नेगेटिव। तो प्लस माइनस से ये कट गया तो हमारा कितना आ गया, ज़ीरो। सो आई होप आप समझ रहे होंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हमारी हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होती है। अब कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, मतलब जो फोर्स हमारी चेंज ना हो,
जैसे कि मान लीजिए वो 60 वो 90 है और वो 90 रहे, तो वो क्या है, हमारी कंजर्वेटिव फोर्स वो कहलाती है। क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो वेट फोर्स लगाएगी और वो सेम फोर्स लगाएगी जितना मास होगा, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो हमारा कांस्टेंट है ही। तो इस प्रकार से ये हमारी क्या हो जाती है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। जो काइनेटिक एनर्जी होती है, किसी भी बॉडी के पास एक मूविंग बॉडी है तो वो उसके पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अभी अगर मैं आपसे कहूँ आप अपने हैंड को रब करें इस प्रकार से, तो आपको क्या होगा, आपको हीट फील होगी। आपको हीट क्यों फील हो रही है, क्योंकि जो काइनेटिक एनर्जी है उसमें आ गई है और वो क्या करेगी, हीट को आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। तो आपको ये बात पता होनी चाहिए, जो कि आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी। अब मान लीजिए मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल दूँ काइनेटिक एनर्जी का। आपने अगर ये बॉल को कैच खेल रहे हैं तो क्या होगा, ये बॉल हमारी मूव करेगी तो इसके पास कौन सी एनर्जी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप आप समझ गए होंगे काइनेटिक एनर्जी क्या है। कोई भी मूविंग बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एवरी मूविंग पार्ट इन दिस इंजन पोजेसेस काइनेटिक एनर्जी। मान लीजिए ये हमारा एक रेलवे का इंजन है, जिसमें क्या हो रहा है, जो हर एक पार्ट हमारा चल रहा है और मोशन में है। अगर वो मोशन में है तो उसके पास क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी। सो आई होप आप काइनेटिक एनर्जी के एग्जाम्पल के भी बारे में आपने कुछ जाना होगा। अब हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है। देखिए वैसे ये डेरिवेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तब भी आप चाहें तो मैं इसके लिए अलग से वीडियो बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में बता देना। तो काइनेटिक एनर्जी का आपको फॉर्मूला ही पता होना चाहिए सिर्फ, जो कि होता है हमारा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला 1/2 mv², वेयर m इज मास एंड v इज वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर मैं आपको क्वेश्चन दूँ इसे करने के लिए, मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास है हमारा 2 kg और वो मूव कर रहा है वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड से, तो आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो आपको क्या करना है, सीधे फॉर्मूला पुट कर देना। मास कितना है, 2 है, इनटू वेलोसिटी कितनी है, 5 है। तो 2 से 2 कट गया और ये हमारा कितना बचा, 5। ये हमारी क्या आ गई, इसकी काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो क्या है, जूल है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी डायरेक्टली मास के प्रोपोर्शनल होती है। मान लीजिए अगर मास बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। ठीक है, और अगर हमारा काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है उसके वेलोसिटी स्क्वायर के। जैसे कि मान लीजिए हमारी 3 है तो इसका जो हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा वो 9 होगा, और मान लीजिए 4 है काइनेटिक एनर्जी तो उसका जो वेलोसिटी होगी वो कितनी, 16 हो जाएगी। सो आई होप आप ये दोनों केस समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। काइनेटिक एनर्जी क्या हमेशा मेरा ऑलवेज पॉजिटिव रहती है क्या? देखा जाए तो काइनेटिक एनर्जी हमारी कभी कभी हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होती है हमेशा पॉजिटिव ही होती है, क्योंकि जो उसका जब हम स्क्वायर करते हैं वेलोसिटी का तो वो हमेशा एक पॉजिटिव नंबर देगी। तो यस, काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब हम पढ़ते हैं जो काइनेटिक एनर्जी है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं है, सिर्फ इसके पास एक मैग्नीट्यूड पाया जाता है। अब हम आगे पढ़ेंगे जो टर्म स्पीड है कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ वेलोसिटी इन द फॉर्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी। मतलब क्या है, मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया था 1/2 mv², जिसमें जो v है हम इसे स्पीड से भी रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, हाँ। अब देखिए हम लास्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि है हमारा पावर। अब देखिए बच्चों, पावर क्या है, किसी भी कार्य को करने की जो हमारी एनर्जी है उसे हम पावर कहते हैं, या हम कहना चाहें कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क और कंज्यूमिंग एनर्जी उसे हम पावर कहते हैं। या अर्थात हम ये भी कह सकते हैं किसी भी कार्य को आप कितने समय में कर सकते हैं उसे हम कहते हैं पावर। पावर का फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन। जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ पावर की ऐसा यूनिट क्या होती है, वॉट होती है, जो कि मैंने आपको लेक्चर की स्टार्टिंग में बताया था। और एक क्वेश्चन मैं आपको दूँ, कोई मान लीजिए हमारा इंजन है वो 5 जूल काम करता है और कितने समय में करता है, वो 5 सेकंड में करता है। तो आपको उसकी पावर बतानी है वो क्या होगा। तो 5 से 5 कट गया तो हमारा क्या आया, 1 वॉट इज़ द आंसर।
सो आई होप आप पावर के न्यूमेरिकल अब करने सीख गए होंगे। अब हम जानते हैं कि जो पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, पावर की जो हमारी ऐसा यूनिट है वो हमारी क्या है, वॉट है। और जो एक वॉट होता है वो कितने के बराबर होता है, 1 जूल पर सेकंड के बराबर होता है। अब हम पढ़ते हैं कि जो 1 वॉट होता है इज़ द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज़ डन इन 1 सेकंड, और 1 वॉट इज़ द पावर व्हेन 1 जूल ऑफ एनर्जी इज़ कंज्यूम्ड इन 1 सेकंड। मतलब क्या है, एक वॉट क्या है, आपने 1 सेकंड में कितना काम करा है वही हमारा क्या है, वर्क डन, हमारा वो वॉट कहलाता है। ठीक है बच्चों, अभी देखिए हमारी जो पावर की अलग अलग ऐसा यूनिट होती हैं, जैसे कि किलोवाट हो गया, मेगावाट हो गया, और हमारा एक होता है हॉर्स पावर जो कि हमारा बराबर होता है 746 वाट के। और जो हमारा किलोवाट है इसके नाम से पता चलता है ये किसके बराबर होगा, 1000 वाट। मेगावाट मतलब 10 की पावर 6 वाट, मतलब 10 के बाद आप 6 जीरो लगा दें, वो हमारी क्या होगी, मेगावाट। सब आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर कि जो हमारी एक हॉर्स पावर है जो कि मैंने आपको बता दिया, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, 746 वाट। अगर मैंने आपसे पूछा अगर एक हॉर्स पावर 746 वाट है तो 3 हॉर्स पावर कितना होगा, आपको ये कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। अब देखिए, द पावर ऑफ इंजन ऑफ अ कार एंड अदर व्हीकल इज मेजर्ड बाय यूनिट कॉल्ड ब्रेक हॉर्स पावर। अब देखिए ये हमारी ब्रेक हॉर्स पावर क्या है, कोई भी हमारा कोई गाड़ी है वो क्या, उसका इंजन है वो जितनी एनर्जी यूज़ करता है हम उसे क्या कहते हैं, ब्रेक हॉर्स पावर। अब कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है, आपके घर में आपने देखा होगा वो जो इलेक्ट्रिक मीटर होते हैं वो बताते हैं आपने 1 महीने में कितनी बिजली यूज़ की है। तो उसमें एक नीचे आप देखना जाके आज एक ऐसा यूनिट लिखी होगी किलोवाट पर आवर, कुछ इस फॉर्म में KW पर हावर। तो वहाँ पर क्या होता है, अगर मान लीजिए वहाँ पर 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। और मान लीजिए आपने 1 महीने में ख़त्म किए हैं 5 किलोवाट, तो आपको 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 3.6 इंटू 10 की पावर 6, तो आपको पता चल जाएगा आपने 1 महीने में कितनी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी आपने ख़त्म मतलब यूज़ की है या कंज्यूम की है। उसे हम कहते हैं कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक मीटर में यूज़ होता है आजकल। अब ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस पावर एनर्जी का, वर्क एनर्जी पावर का, जो कि है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। देखिए जो एनर्जी होती है ना ही क्रिएट की जा सकती है ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, यह सिर्फ एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए आपने एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंका, तो उसमें जब आप ऊपर फेंकते हैं तो जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसमें क्या होगी, मैक्स होगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी, मिनिमम होगी। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का है लेन देन होता रहेगा। अब मान लीजिए दूसरा एग्जांपल है फिलामेंट ऑफ बल्ब, आपने उसने इलेक्ट्रिसिटी दी तो वो क्या करेगा, उसे हीट और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और मान लीजिए हमारा एक और एग्जांपल है इलेक्ट्रिक आयरन, जैसे कि हमारी जो प्रेस होती है उसमें हम क्या करते हैं, अगर हमने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो क्या होगा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम पढ़ते हैं डिवाइस क्या है, आपने उसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी दी तो वो क्या करेगा, दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देगा। अब थर्मो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन क्या है, मान लीजिए आपने देखा होगा कि जो हमारे थर्मल प्लांट्स होते हैं उनमें हम यूरेनियम डालते हैं, तो उससे क्या होता है, वो केमिकल है, तो वो क्या होता है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट होके हमें वाटर कंडक्ट कराता है, जिसे टरबाइन चलाएगा जाके वो। तो इसका ये यूज़ होता है हमारा किसका, थर्मो इलेक्ट्रिक पावर का। अब हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, मतलब एक ऐसी एनर्जी जो में वाटर से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा दे, हम उसे क्या कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर स्टेशन। ठीक है बच्चों, अब ये हमारे कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, आप इसे पढ़ सकते हैं। अब ये हमारा एक टॉपिक बचा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। यह ये कहता है कि जब भी कोई एनर्जी हमारी चेंज होगी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, तो जो उसका जो एनर्जी होगी वो कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, वो चेंज नहीं होने वाली है। मान लीजिए
कि पहले एक बॉडी की जो एनर्जी थी वो हमारी मान लीजिए 5 जूल थी, और बाद में भी वो एनर्जी कितनी रही चेंज होने के बाद 5 जूल, तो कोई भी चेंज नहीं आया, तो हम उसे क्या कहेंगे, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। और जब भी कोई बॉडी अगर हमने ऊपर फेंका तो क्या होगा, उसकी जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी का समीशन, तो हर एक पॉइंट पे जो हमारी जो एनर्जी रहने वाली है सेम रहने वाली है। मान लीजिए पहले पॉइंट पे mgh रही है तो दूसरे पॉइंट पे भी उसको mgh रहना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एनर्जी कहता है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक जो कि है पेंडुलम। पेंडुलम क्या कहता है कि ये पेंडुलम क्या होता है, आपने अपनी घड़ियों में देखा होगा, ये एक बॉब सा लटका रहता है। मान लीजिए आपने इसे इस तरफ से एक्सट्रीम मतलब इसे ले जाया और इसे छोड़ दिया, तो ये क्या करेगा, ये इस तरफ से थोड़ा मूव करता रहेगा। ये इस तरफ पहुंचेगा तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी इस समय क्या होगी, हाईएस्ट होगी। क्यों, जो हमारी हाइट है वो ज़्यादा है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी इसमें सबसे कम होगी जब ये इधर होगा। पर जब ये मूव कर रहा होगा तब इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी सबसे ज़्यादा, क्योंकि ये क्या अब मूविंग बॉडी बन जाएगा। तो ये हमारा एक बेस्ट एग्जांपल है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो हमारी मैक्स होगी कब, जब वो मूव कर रहा होगा, और पोटेंशियल एनर्जी हमारी सबसे कम होगी कब, जब वो हमारा रुक गया हो, जब रुका होगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी सबसे हाई, और काइनेटिक एनर्जी कब हाई होगी, जब वो मूव कर रहा होगा। यही हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।